अमावस्या की रात। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ सानवी को खाना खिलाकर पूरे घर में जल का छिड़काव करता है और फिर चारों ओर एक रेखा खींचता है जिससे कोई भी बुरी शक्ति वहां प्रवेश न कर पाए। उसके साथ ही हमने सानवी और सौरभ की काफी मीठी नोकझोंक भी देखी। वहीं जैसलमेर में प्रोफेसर मिश्रा बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसा स्वामी जी और सौरभ ने उनको बताया था, जिससे कि वो बुरी शक्ति उन तक न पहुंच पाए, क्योंकि अब उन्हें भी पूरा यकीन था कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। पूरे कमरे को अभिमंत्रित करने के बाद प्रोफेसर मिश्रा अपने बिस्तर के चारों ओर भी उस जल से एक रेखा बनाते हैं और सोने की तैयारी करने लगते हैं। क्योंकि अमावस्या की रात थी तो इसीलिए बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। प्रोफेसर मिश्रा ने सारे खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए थे और खिड़की दरवाजों के पर्दे भी लगा लिए थे। हालांकि प्रोफेसर मिश्रा की आदत लाइट बंद करके सोने की थी, लेकिन आज उन्होंने कमरे की लाइट जला रखी थी। वो कमरे के अंदर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं करना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको डर लग रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वो, लेकिन अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। अचानक से प्रोफेसर मिश्रा के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। बिना कुछ सोचे समझे प्रोफेसर मिश्रा अंदर से ही पूछते हैं, कौन है बाहर, क्या चाहिए? दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो हुकुम साहब ने आपके लिए दूध भिजवाया है, कह रहे थे कि आपको रात को दूध पीने की आदत है। प्रोफेसर मिश्रा कुछ सेकेंड के लिए सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने ठाकुर साहब से कभी कहा ही नहीं था। और तो और उन्हें तो दूध पसंद भी नहीं है। खैर, उन्होंने बिना कुछ बोले ही दरवाजा खोला। प्रोफेसर मिश्रा ने नौकर के हाथ से दूध का गिलास ले लिया और फिर कहा, ठाकुर साहब को धन्यवाद कहना और उन्हें कहना कि अब आराम करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मजे में हूँ। मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस सोने ही जा रहा था। नौकर प्रोफेसर मिश्रा की बात का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, जैसा आप कहो। नौकर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और प्रोफेसर मिश्रा अपना दरवाज़ा वापस लॉक कर देते हैं। एक बार फिर वो दरवाजे के पास वापस जल का छिड़काव करते हैं और अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा को हालांकि दूध पसंद नहीं था, लेकिन अब आ ही गया था तो क्या किया जा सकता था। इसीलिए वो दूध पीकर तुरंत लेट जाते हैं और आंखें बंद करते हैं। न जाने क्यों आज कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी उन्हें, और चाहते हुए भी वो सो नहीं पा रहे थे। अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं और प्रोफेसर मिश्रा तुरंत उठकर बैठ जाते हैं और अपने आप से कहते हैं, इतनी खतरनाक आवाज़ किस चीज़ की हो सकती है? कहीं से तो ये आवाज़ आ रही है और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज़ है। एक बार ठाकुर साहब को फ़ोन करके देखता हूँ। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब को फ़ोन करते हैं। कुछ देर रिंग जाने के बाद ठाकुर साहब फ़ोन उठा लेते हैं और कहते हैं, बोलिए प्रोफेसर साहब, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं, इतनी रात को फ़ोन किया? प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा ठाकुर साहब, इतनी रात को आपको भी जगा दिया, लेकिन कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी जो बहुत खतरनाक थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। अभी अभी अचानक से आनी शुरू हुई है। ठाकुर साहब प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, ये तो हर अमावस्या के दिन की आम बात है। दरअसल ये आवाज़ें उसी हवेली से आती हैं। आप खिड़कियां मत खोलना, बस चुपचाप सो जाइए। इस बारे में हम सुबह ही बात करते हैं। हाँ, अगर कहे तो हम आपके कमरे में ही आ जाते हैं, अगर आपको अकेले डर लग रहा हो तो। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मुझे बस ये सब की आदत नहीं है ना, इसलिए बस थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आवाज़ें कुछ अनकंफर्टेबल कर रही है मुझे। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब, आप कान बंद करके सो जाइए, कोई ईयरफोन या कॉटन लगा लीजिए और आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना आप। प्रोफेसर मिश्रा कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह जी ने जैसा कहा था ईयरफोन यूज़ करके वो सो जाते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर मिश्रा का फ़ोन फिर से रिंग करता है। ये कॉल ठाकुर साहब का था। ठाकुर साहब प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब, एक बात बताना भूल गए हम, दरवाजे या खिड़की कोई भी नॉक करे खोलना मत आप, किसी भी हालत में नहीं। अब आप सो जाइए। इससे पहले कि प्रोफेसर मिश्रा कुछ पूछते या बोलते, उन्होंने अपनी बात बोलने के बाद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। प्रोफेसर मिश्रा कुछ देर ठाकुर साहब की कही हुई बात को सोचते रहे। प्रोफेसर मिश्रा अपने आप से कहते हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? लेकिन जो भी है, उन्होंने जो कहा उसे मानने में ही भलाई है।
प्रोफेसर मिश्रा हर बात को अवॉइड करके चुपचाप आंखें बंद करके लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। वहीं दूसरी ओर जोधपुर में सौरभ के घर। सानवी के सोने के बाद सौरभ भी सो चुका था। उसने सानवी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अचानक से सौरभ को घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई और किसी के कुछ बोलने की, जैसे कोई सौरभ को बाहर बुला रहा हो। सौरभ अपने मन में सोचता है, ये आवाज किसकी होगी? इतनी रात को किसी का होना तो इम्पॉसिबल है। हो न हो, ये वही सकती है। सौरभ इन सबको अवॉइड करने की कोशिश करता है और सानवी का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। इतनी जोर से हाथ पकड़े होने की वजह से सानवी की नींद खुल जाती है। सानवी नींद में ही सौरभ से कहती है, सौरभ मेरा हाथ। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों पकड़ा है? सौरभ सानवी को देखकर कहता है, सानवी चुपचाप सोए रहो, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे प्लीज इस बेड से नीचे नहीं उतरना है और ना ही परेशान होना है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सानवी सौरभ के सीने पर सर रख लेती है और कहती है, मैं पूरी रात ऐसे ही रहूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सौरभ स्माइल करते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्यों होगी? तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो और वैसे ही सो जाओ। मैं यही हूँ, बिल्कुल डरना मत। सानवी सौरभ से कहती है, मैं नहीं डर रही सौरभ, तुम जो हो मेरे पास, और मैं इधर से कहीं जाना भी नहीं चाहती। मुझे तो बस किस्सी चाहिए, तुमने दी ही नहीं। सौरभ सानवी से कहता है, अरे अरे झूठी गई की, मैंने तो दी थी, तुम्हें फील नहीं हुई क्या? सानवी सौरभ से कहती है, कहाँ दी थी? अगर दी होती तो फील होती ना। सौरभ सानवी के करीब जाकर कहता है, अच्छा मैडम, तुम्हारे गालों पर जो किस्सी दी थी वो क्या था? इतनी जल्दी भूल गई तुम? सानवी सौरभ से कहती है, लेकिन मुझे चिक्स पर नहीं चाहिए ना। सौरभ सानवी की ओर देखते हुए कहता है, तो कहाँ किसी चाहिए मेरी जान को? सानवी सौरभ से कहती है, बुद्धू हो तुम एक नंबर के, पागल कहीं के, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सौरभ सानवी के एकदम करीब चला जाता है और सानवी के कान में हल्के से कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, समझी मैडम आप? पता तो सब है मुझे, लेकिन सानवी मुंह बनाते हुए कहती है, कहाँ पता है? कुछ भी तो नहीं पता है तुम्हें। इसके आगे सानवी कुछ बोलती तभी बाहर से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर सानवी सौरभ को कसकर पकड़ लेती है। सौरभ सानवी से कहता है, रुको मैं देखता हूँ जाकर, तुम यहाँ से हिलना भी मत, रजाई ओढ़ो और चुपचाप सो जाओ। जैसे ही सौरभ बिस्तर से उठने वाला होता है, सानवी उसे पकड़कर वहीं बिठा लेती है और कहती है, तुम कहीं भी नहीं जा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, चुपचाप तुम सो जाओ, होने दो जो हो। अगर कोई इंसान भी है तो इतनी रात को क्या मतलब है? वैसे तो इंसान हो ही नहीं सकता ये। सौरभ सानवी से कहता है, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, देखना तो नहीं चाहिए। घर को अभिमंत्रित करते समय स्वामी जी ने भी यही समझाया था मुझे, पता नहीं कैसे ध्यान से हट गया। सौरभ चुपचाप लेट जाता है और सानवी का ध्यान बाहर की उन आवाज़ों पर ना जाए, इसके लिए वो सानवी का ध्यान अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है। सौरभ लेटा लेटा ही सानवी से कहता है, वैसे तुम्हें क्या हो गया है आज? तुम कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रही हो? क्या खा लिया है आज? सानवी सौरभ से कहती है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस थोड़ी सी रोमांटिक हो रही थी, लेकिन तुम तो बुढ़े हो, बिल्कुल बोरिंग। सौरभ सानवी की बात सुनकर कहता है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, और जब मैं रोमांटिक होता था तब तुम क्या बोलती थी? भूल गई क्या कि मॉम आ जाएगी, देख लेंगी? सानवी सौरभ के साथ बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। बाहर से आने वाली आवाज़ों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें अवॉइड कर रही थी, इसीलिए सौरभ को छेड़ना उसे अच्छा लग रहा था। सानवी सौरभ से कहती है, हाँ क्योंकि तब यहाँ मॉम थी ना, पर अब तो नहीं है। लेकिन तुम बुढ़े हो, बुढ़े बुढ़े बुढ़े। इतना बोलकर सानवी एक गाना गाने लगती है। मैं गुड़िया हूँ, सौरभ सानवी को चुप कराते हुए कहता है, अरे बस कर, चुप हो जा मेरी माँ।
अब मैंने अगर बता दिया कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ तो तुम फिर मुंह फुला लोगी। अभी तो बड़ा कह रही हो कि बुढ़ा मिल गया, बाद में कहोगी तुम क्यों मिल गए। परेशान हो गई मैं। सौरभ की बात सुनकर सानवी सौरभ से पूछती है, क्या मतलब, ऐसा क्यों कहूंगी मैं भला। सौरभ सानवी से बोलता है, कुछ नहीं मेरी प्यारी सी झल्ली पागल। सौरभ खुश था कि इस बहाने ही सही, पर सानवी का ध्यान बाहर से आ रही आवाजों से तो हटा है। सौरभ सानवी से कुछ बोलने ही वाला होता है कि सौरभ देखता है सानवी सो चुकी थी। उसके चेहरे के हाव भाव से ही पता चल रहा था कि कितने आराम में है सानवी। सौरभ हमेशा सानवी को इतना ही खुश और रिलैक्स देखना चाहता था। सौरभ आराम से सानवी के सर के नीचे से अपना हाथ निकालता है और सानवी को अच्छे से पूरा कवर करता है और खुद भी सो जाता है। लेकिन अब भी उसने सानवी का हाथ थामा हुआ था और इन आवाज़ों के बीच भी दोनों चैन की नींद सो जाते हैं। आखिर क्यों अमावस्या के दिन ही जैसलमेर में वो आवाज़ें आती हैं? आखिर क्या कारण है कि प्रोफेसर साहब के ना बताने पर भी दूध का ग्लास उनके रूम में भेजा गया, वो भी तब जब वो कमरे को अभिमंत्रित कर चुके थे। आखिर क्यों आज सानवी और सौरभ के इतना करीब होते हुए भी सौरभ के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घटी? ऐसे कई सारे सवाल होंगे आपके मन में भी, और इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को पूरा सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।